नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड लेक्चर है और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को या हमारा जो संविधान है उसे अमेंडमेंट कर सकते हैं, कितने प्रकार की मेजोरिटी होनी चाहिए। पिछला लेक्चर में आपको बताया था मैंने कि 3 प्रकार की मेजोरिटी हमारे लिए जरूरी है जिससे हम अमेंडमेंट ला सकते हैं संसद में। ठीक है, तो और ये सभी कंप्लीट तीनों मेजोरिटी को कंप्लीट करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में क्या क्रिटिक्स यानी कि जो आलोचक थे उन्होंने क्या क्या बताया हमारे इस संविधान के बारे में कि कैसी यानी कि एक बॉडी होनी चाहिए जिसके द्वारा अमेंडमेंट करना चाहिए, ना कि संसद के द्वारा यानी कि खाली अमेंडमेंट करना चाहिए। एक पर्टिकुलरली बॉडी होनी चाहिए जहां पर ये अमेंडमेंट लाया जा सके। तो मेरे मित्रों, आप अपने हृदय में थोड़ा धैर्य रखें और एक एक वर्ड को ध्यान से सुनें। और लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले, जैसे मैं हर लेक्चर में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या रिक्वेस्ट होती है कि सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सेकंड लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड सर्कल, बिकॉज if you do these things which will beneficial for me and you also, because when you share the other person, your friend is also knowledgeable from this particular video, so that's why तुमने तो नॉलेज पाया ही, वो भी अपना नॉलेज से पालेगा। ठीक है, कोई भी यानी कि इसमें दबाने या लुकाने की बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि स्टार्ट होता है हमारा सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब संसद के यानी कि साधारण बहुमत द्वारा, मतलब संसद के साधारण बहुमत द्वारा हम यानी कि पार्लियामेंट में अमेंडमेंट ला सकते हैं। और ये कैसा अमेंडमेंट होगा, इसके द्वारा हम किस किस प्रकार के अमेंडमेंट इसके अंदर ला सकते हैं। जैसे इसमें अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ द प्रोविजंस, यानी कि बहुत सारे प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको अमेंड किया जा सकते हैं खाली सिंपल मेजोरिटी के द्वारा हमारे पार्लियामेंट हाउस में। ठीक है, इसके आउटसाइड जो है स्कोप यानी कि देखा जाए आर्टिकल 368 के द्वारा, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये व्यवस्थाएं जो है अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। मतलब जो सिंपल मेजोरिटी है उसमें यानी कि 368 की जरूरत ही नहीं है। उसमें कौन कौन से यानी कि मतलब अमेंडमेंट लाए जा सकते हैं। पहला अमेंडमेंट है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एडमिशन और द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, मतलब नए राज्यों का यानी कि प्रवेश या गठन कर सकते हैं हम। दूसरा बात, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट एंड द अल्टरेशन ऑफ द एरियाज बाउंड्रीज नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि नए राज्यों का निर्माण और उनके क्षेत्र सीमाओं से संबंधित राज्यों के नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, ये बात समझ गए। मतलब पहला जो था, हम उसमें क्या कर सकते हैं, किसी एक नए स्टेट को एडमिशन दे सकते हैं। मतलब अगर हमने कोई टेरिटरी को जीता और उस टेरिटरी को हम अपने में मिला सकते हैं, उसका नया नाम देंगे कि मान लो सपोज कर लो कल को हमने यानी कि बांग्लादेश को जीत लिया या बांग्लादेश का कुछ पार्ट जीत लिया, मान लो ढाका वाला पार्ट जीत लिया, तो हम लोग कह देंगे उसे कि ये जो ढाका वाला पार्ट है ये हमारा यानी कि आज से एक ढाका स्टेट हो गया। या हमने पाकिस्तान का मतलब कराची को जीत लिया, तो मान लिया हम कह देंगे कराची वाला, या हमने यानी कि जो हमारा पंजाब प्रांत उसमें यानी कि जो है पाकिस्तान वाला, उसको अगर जीत लिया तो हम कहेंगे पंजाब स्टेट ऑफ इंडिया, सेकंड पंजाब स्टेट ऑफ इंडिया। इस तरीके से कोई ना कोई नाम दे देंगे। और दूसरी बात यहाँ पर है फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट। हम नए स्टेट बना सकते हैं। कैसे? हम चाहेंगे यानी कि कोई बड़े स्टेट को छोटे स्टेट में काटकर, जैसे यूपी को दो तीन भागों में काटने की बात हो रही है, तो इसी तरीके से हम इसको यानी कि काटकर एक अलग अलग स्टेट में, जैसे जो नोएडा वाला और यानी कि गाजियाबाद वाला राज्य है उसे चाहे तो अलग एक राज्य घोषित कर देंगे। पूर्वांचल वाला जैसे हमारा गोरखपुर हो गया, इधर यानी कि आजमगढ़ हो गया, इस सारी जो क्षेत्र है इन सभी को काटकर अलग क्षेत्र यानी कि कर दें। और मिडिल वाले पार्ट जैसे लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ और यानी कि शाहजहांपुर, पीलीभीत, इस तरीके का इसको मिडिल स्टेट, इस तरीके से हम लोग यानी कि उत्तर प्रदेश को डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग काटकर उसे एक अलग यानी कि नए स्टेट का फॉर्मेशन कर देंगे। हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर कर सकते हैं। मतलब एक कोई छोटा स्टेट है, दो तीन छोटे स्टेटों को मिलाकर एक बड़ा स्टेट बनाया जा सकता है, या बड़े स्टेट को छोटे छोटे स्टेट में मिलाकर बनाया जा सकता है। हम उसके नाम को भी यानी कि क्या कर सकते हैं, फेर बदल कर सकते हैं। ये किसमें किया जाएगा, बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा। अगला स्लाइड क्या बोलती है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये क्या बोलती है इसको समझिएगा। क्या बोलता है कि एबोल्यूशन आर द क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट। हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी स्टेट की काउंसिल को यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको यानी कि एबोलिश कर सकते हैं, मिटा सकते हैं और उसको बना भी सकते हैं। ठीक है, इस किसके द्वारा, सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि जो सेकंड शेड्यूल है, ठीक है, फोर्थ पार्ट ये कहता है जो दूसरी अनुसूची है जिसमें हम लोग बात करते हैं इमोलमेंट्स, अलाउंस, प्रिविलेज एंड सो ऑन द प्रेसिडेंट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो सॉरी अनुसूची दूसरी, जिसमें यानी कि हम लोग राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष या न्यायाधीशों के आदि के लिए परिलिप्टियों या भत्ते, विशेष अधिकार के बारे में हम लोग बातें करते हैं। सभी इसके यानी कि
मतलब उनका यानी कि भत्ता या मतलब यानी कि जो अलाउंस मिलता है उसको कम या ज्यादा यानी कि कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें होते हैं, जैसे गवर्नर हो गया हमारा, यानी कि स्पीकर हो गया, जजेस हो गए, प्रेसिडेंट हो गया, इन सभी के बारे में यानी कि जो सेकंड सूची में दिया गया है, सेकंड अनुसूची में। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, कोरम ऑफ द पार्लियामेंट। कोरम मतलब ये होता है कि संसद की यानी कि जो गणपूर्ति है, कितना कोरम होना चाहिए, तो उसको यानी कि हम घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद छठा बात आता है कि सैलरीज ऑफ द अलाउंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि इसमें क्या बात है कि हमारे जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनकी यानी कि सैलरी को घटा बढ़ा सकते हैं, किसके द्वारा, कि यानी कि जो जो अलाउंस उनको मिल रहा है या सैलरी जो मिल रही है उसको यानी कि सिंपल मेजोरिटी के द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है। सातवां क्या बोलता है कि रूल्स ऑफ द प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि संसद में प्रक्रिया या नियम, यानी कि नियम, रूल एंड रेगुलेशन जो बनाना है, यानी किस तरीके का नियम बनाना है, वो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा लाया जा सकता है। आठवां क्या कहता है कि प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट। कहने का मतलब यहाँ पर प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स मेंबर्स एंड इट्स कमिटीज। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि संसद, इसके सदस्यों और उसकी समितियों के विशेषाधिकार को, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये समिति भी बना सकता है, उसको हटा सकता है और उसके विशेषाधिकार को दे सकता है या नहीं भी दे सकता। ये सिंपल मेजोरिटी के द्वारा कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि हटा देगा मिटा देगा, कुछ परिवर्तन भी कर सकता है और ये बड़े स्तर भी इसे ला सकता है। ये किसके द्वारा, सिंपल मेजोरिटी। मतलब अगर तुमसे बोले कि क्वेश्चन दे दे, उसमें ये तीन पार्ट दे दे, मान लो सपोज करो ये थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ, ये तीन पार्ट दे दे और इसमें से बोले विच टाइप ऑफ द मेजोरिटी कम इन दिस कैटेगरी, तो तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा वहां पर, सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये तीन प्रकार की जो यानी कि कानून आए ये उसी में आएंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके के याद रख के चलना है और दिमाग में इनको घुमाते रहना है कि भी जब ये दिमाग में घूमेगा तभी तुम क्या कर पाओगे, इसे मेमोराइज कर पाओगे और एग्जाम में उससे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। नाइन्थ पार्ट क्या कहता है, यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, मैंने कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम चाहें, यानी कि जो सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट है उसमें, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि हम इंग्लिश भाषा को पार्लियामेंट में यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे अगर मान लो राज्यसभा में है तो हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, स्पीकर सर, या ठीक है सॉरी, लोकसभा में तो हम लोग बोलेंगे स्पीकर सर। ठीक है, और आई वांट टू से समथिंग लाइक दैट, तो इंग्लिश में भी बोल सकते हैं और यानी कि हिंदी में बोल सकते हैं, तो हम लोग उसे बोलेंगे माननीय महोदय स्पीकर जी, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। तो ये दो तरीके की जो बातें हैं ये किसके द्वारा, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा ला सकती हैं। मैं कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इंग्लिश को एज एन लैंग्वेज यानी कि यूज किया जा सकता है इन द पार्लियामेंट, सिंपल मेजोरिटी। दूसरी बात, हमारा 10वां नंबर क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ द पेंसाइंस जज इन द सुप्रीम कोर्ट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उच्चतम न्यायालयों में अवर न्यायाधीशों की संख्या, मतलब हमें घटाना या बढ़ाना है, ठीक है, तो ये होना चाहिए। तो नंबर ऑफ द यानी कि जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में कितने होने चाहिए। पहले तो अगर देखा जाए बहुत ही शुरुआती दौर में तो खाली 5 जज हुआ करते थे, उसके बाद 7 हुए, फिर उसके बाद 9 हुए, फिर 13 हुए, फिर इस तरीके से बढ़ते चले गए, आज 30 से भी ऊपर है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है, ये सब कैसे है, बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। अब आ रहा है 11वां पार्ट, वो क्या कहता है, कंफर्ट ऑफ मोर जुरिस्डिक्शंस ऑन द सुप्रीम कोर्ट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज्यादा यानी कि महत्व प्रदान करना। कहने का मतलब यानी कि कंफर्मेंट, यानी कि महत्व प्रदान करना ऑफ मोर देन जुरिस्डिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को यानी कि ज्यादा से ज्यादा यानी कि महत्व, यानी जो उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र को है, क्या ज्यादा से ज्यादा क्या देना, एक न्याय क्षेत्र को ज्यादा बढ़ाकर महत्व प्रदान करने की यानी कि कोशिश करना। मतलब सुप्रीम कोर्ट का दायरा बढ़ाना, एक किस्म से ये बोलना चाहूं तो मैं, सुप्रीम कोर्ट का दायरा बढ़ाना कि अगर कोई भी यानी कि कुछ भी वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट में आप यानी कि याचिका दायर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट आपकी सुनेगा। ठीक है, अब 12वीं की बात आती है, यूज ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब यहाँ पर यह कहता है कि राजभाषा का प्रयोग। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है, जैसे मैं बोलूं तो कहते नहीं है, हिंदी एक राजभाषा है, तेलुगु एक राजभाषा है, ठीक है, तो इस तरीके की ऑफिशियल लैंग्वेज को भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात आता है सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन। मतलब 13वां ये कहता है नागरिकता की प्राप्ति या समाप्ति। हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी की नागरिकता छीन, यानी कि जो बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, हम लोग उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, यानी कि सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट एक्ट है उसमें यानी कि बार बार जो यानी कि संशोधन किया जाता है वो खाली सिंपल मेजोरिटी के द्वारा ही किया जाता है। उसमें क्या होता है कि किसी की सिटीजनशिप के बारे में बताया जाता है कि इस प्रकार के लोग हमारे यहाँ सिटीजनशिप ले सकते हैं और बाकी जो इस टाइप के लोग हैं वो सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं। तो इसी पर एनआरसी और सीए में यानी कि बहुत बड़ा पंगा हुआ था, लगभग आई थिंक 2020 की बात है। ठीक है, तो इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम लोग किसके बात में, यानी कि जो बाय द सिंपल मेजोरिटी के द्वारा ही हम लोग बात करते हैं किसके, कि इलेक्शन पार्लियामेंट में होंगे
जिसमें यानी कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट चुन के आते हैं स्टेट्स के द्वारा, और फिर वो यहाँ पर क्या करते हैं, अपना यानी कि प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, ठीक है। इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर में सीएम भी यानी कि नियुक्त होकर आता है बाय द एमएलए, ठीक है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वो भी सारी यानी कि बाय द सिंपल मेजोरिटी के द्वारा ही होती है। और डिलिमिनेशन या हाँ डेलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसका मतलब ये हुआ कि जो निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करना, मतलब ये हुआ कि डेलिमिटेशन जो है उसका यानी कि जो मतलब जो यानी कि चुनाव क्षेत्र हैं उनमें क्या करना है हमें कि क्या बोल दूं मैं, एक मिनट, हाँ, जो निर्वाचन के क्षेत्र हैं उनमें क्या करना है हमें, कुछ ना कुछ यानी कि पुनर्निर्धारण का मतलब दोबारा से निर्धारित करना है, क्या क्या चीजें, जो चीजें उसमें यानी कि होनी चाहिए। यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो है उनके बारे में भी यानी कि उसे यानी कि क्या क्या फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, क्या क्या शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ना चाहिए, ये सभी सिंपल मेजोरिटी के द्वारा आते हैं। तो इसी तरीके से जो लद्दाख है यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हुआ, उसको भी यानी कि कैसे बोला गया कि वो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा आया, ठीक है। अब यहाँ पर आया 17 पार्ट क्या बोलता है उसको समझिएगा। वो ये बोल के चलता है कि फिफ्थ शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 5वीं जो अनुसूची है उसमें यानी कि जैसे अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के बारे में, प्रशासन के बारे में बताते हैं कि वहां पर कैसा यानी कि प्रशासन चलना चाहिए। सभी बातें हमारे यानी कि 17 नंबर में बताई गई है, जो कि अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है या उसमें कुछ यानी कि बदलाव लाना है तो वो सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट लाया ही जाएगा, ठीक है। ये बात थी हमारी सिंपल मेजोरिटी की। उसका एक लास्ट पॉइंट बचता है जो कि 18 पॉइंट है। वो क्या बोलता है, ये 5वीं सूची और 6ठी सूची जो दोनों ही, और दूसरी सूची ये किसमें आती है हमारी है बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट। तो इसमें जो छठा सूची है उसमें क्या बोल रहा है, जो छठी अनुसूची उसमें बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज। आखिरकार जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, जो अनुसूचित यानी कि जो जनजाति लोग हैं, जनजातीय लोग के एरिया जहां पर वो लोग रह रहे हैं, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का चलाया जाना चाहिए, ये सभी यानी कि हमारे बाई सिंपल मेजोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। उसके द्वारा कुछ ना कुछ फेरबदल या उसमें बदलाव किया जा सकता है। मेरी बात समझ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर है बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। कुछ स्पेशल मेजोरिटी लानी पड़ती है जब यानी कि कुछ अमेंडमेंट होते हैं सिंपल मेजोरिटी के द्वारा नहीं होते हैं। सिंपल मेजोरिटी को मैंने पहले बताया था कि उसमें कितना परसेंट वोटेज चाहिए, और यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी में कितना वेटेज चाहिए। वेटेज कहाँ पर होना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए। मेंबर्स ऑफ द यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए वो कितने यानी कि उसके फेवर में होने चाहिए, तब ये जाकर यानी कि बिल जो है एक एक्ट में परिवर्तित होगा। और उसका एट द लास्ट एक असेंट चाहिए होता है किसके, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया के द्वारा। तो मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार स्पेशल मेजोरिटी जो है वो किस तरीके के काम करती है, उसमें किस किस प्रकार के अमेंडमेंट लाए जा सकते हैं। चलिए टेक्स्ट के द्वारा बात करते हैं। अगर हम लोग स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट की बात करें तो हम लोग सीधा हिंदी में अगर बोलेंगे तो संसद के विशेष बहुमत द्वारा, मतलब एक विशेष बहुमत होना चाहिए, तब जाकर ये चीजें परिवर्तित होंगी। जैसे मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द ईच हाउस एंड ये मेजोरिटी ऑफ द 2/3 मेंबर ऑफ द ईच हाउस इज प्रेजेंट वोटिंग। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो स्पेशल मेजोरिटी है उसमें यानी कि लगभग आपको 2/3 मतलब टू थर्ड का मतलब ये हो गया 66.66 अप्रोक्सीमेटली। हम इसे बोले तो 67% आपको वोट उसके फेवर में होने चाहिए जो बिल पारित किया जा रहा है बाय द स्पेशल मेजोरिटी। और उसमें जो उतने वहां पर यानी कि जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट उनको वोट करना चाहिए, और उनका जो प्रेजेंट वोट होना चाहिए कितना होना चाहिए, 2/3 से ज्यादा या 2/3 के करीब होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तब जो जाकर जो बिल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर जो बात की गई है एक्सप्रेशन टोटल मेंबरशिप मींस, उसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ द यानी कि जो कंप्राइजिंग हाउस ऑफ द इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर दे आर द वैकेंसीज एंड द अब्सेंटीज। कहने का मतलब यहाँ पर यह है सॉरी कि प्रत्येक सदन में उपस्थित यानी कि जो मतदान करने वाले जो सदस्यों की जो 2/3 यानी कि बहुमत होना चाहिए, पहली बात तो ये। और इसमें से ये भी होना चाहिए कि कुछ जो सदस्य जो अभिव्यक्ति का यानी कि अर्थ सदन के सदस्यों की कुल संख्या से फिर चाहे वो इसमें से रिक्त या अनुपस्थित हो। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हाउस में लोग भले रिक्त हों, यानी कि कहने का मतलब कुछ लोग नहीं आए हैं, लेकिन वहां पर जब वोटिंग हो तो वहां पर जो रहने वाले कुल टोटल जो लोग हैं, ठीक है, उसमें जो कुल टोटल लोग हैं उसमें की उनकी वोटिंग कितनी होनी चाहिए, 2/3 होनी चाहिए, मतलब 67% होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर द वोटिंग एट द थर्ड रीडिंग स्टेज of the bill, but the way of the abundant caution the requirement for the special majority has been provided for the rules of the house in respect of the all the effective stages of the bill। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो विशेष बहुमत की जो आवश्यकता है
वो विधेयक के तीसरे यानी कि पठन चरण में केवल मतदान के लिए आवश्यक होती है, परंतु अगर मैं इसमें बात करूं कि पूर्ण बचाव के लिए तो विधेयक की सभा के संदर्भ यानी कि जो संबंध में सभा के नियमों में विशेष बहुमत की आवश्यकता की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर अगर बहुत ही स्ट्रिक्टली अगर बोला जाए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो स्पेशल मेजोरिटी है वो रिक्वायर्ड ओनली कब रिक्वायर्ड होगी, फॉर वोटिंग, उसको वोट किया जाएगा जब यानी कि थर्ड रीडिंग, तीसरी रीडिंग होगी स्टेज ऑफ द बिल, यानी कि बिल को तीसरी बार पढ़ा जा रहा है और लोग यानी कि बिल तीसरी बार पढ़ा जाए कि इसमें यह बदलाव किया जा रहा है, आप लोग कितने इसके फेवर में हो, तो उसकी वोटिंग कराई जाएगी। बिल ऑफ द बिल बट बाय वे ऑफ द अबुंडेंट कॉजन रिक्वायरमेंट की जाएगी कि स्पेशल मेजोरिटी है इसमें, और प्रोवाइड किया जाएगा कि जो रूल ऑफ द हाउस रिस्पेक्ट ऑफ द इफेक्टिव स्टेजेस द बिल, उस बिल के रिस्पेक्ट में कितने लोग निकल के आ रहे हैं और ये सब चीजें उसके यानी कि फेवर में है और उसको यानी कि एक्ट में फिर कन्वर्ट किया जाएगा। ये जो प्रोविजन है इसके द्वारा कुछ यानी कि जो अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, जैसे स्पेशल मेजोरिटी में हम लोग यानी कि फंडामेंटल राइट जो है उसको भी यानी कि अमेंडमेंट किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट भी यानी कि इसके अंतर्गत आता है, जिसमें यानी कि ये यानी कि इस तरह की जो व्यवस्था है यानी कि स्पेशल मेजोरिटी में फंडामेंटल राइट को भी यानी कि अमेंड किया जा सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जिसको हम लोग डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, उसको भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। और ऑल द अदर प्रोविजन विच आर नॉट, यानी कि जो यानी कि ऐसे कुछ प्रोविजन जो यानी कि प्रथम और तृतीय श्रेणियों में यानी कि संबद्ध नहीं है, उनको भी यानी कि इसमें क्या किया जा सकता है, उनको अमेंड किया जा सकता है। अब आती है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यानी कि संसद में विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति द्वारा, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ ऐसा अमेंडमेंट लाना है कि हमारे पार्लियामेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें हम लोग यानी कि अमेंडमेंट तो लाएंगे लेकिन उसमें से राज्यों से भी कुछ कंसेंट करेंगे, डिस्कस करके चलेंगे। मतलब अगर हम किसी राज्य का यानी कि बाउंड्री को यानी कि घटा या बढ़ा जा रहे हैं तो हम उसमें यानी कि राज्य से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा जो यानी कि फाइनल डिसीजन होगा वो राज्य की हाँ या ना पर डिपेंड नहीं करेगा, वो पार्लियामेंट डिसाइड करके चलेगी। तो दोज प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, संघीय यानी कि मैं क्या बोलूं, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब ये होता है कि संघीय स्ट्रक्चर या यानी कि स्ट्रक्चर को एक किस्म से बोलते हैं, कहते नहीं तुमने स्ट्रक्चर खड़ा किया, इसका स्ट्रक्चर मतलब न्यू, ठीक है। तो एक फेडरल स्ट्रक्चर संघीय न्यू व्यवस्था के बारे में बताता है। ऑफ द पॉलिटी कैन बी अमेंड बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड विद द कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय अ सिंपल मेजोरिटी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम किसी भी प्रोविजंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, उसको यानी कि अमेंड करेंगे, वो रिलेट करके चलेगा हमारे फेडरल स्ट्रक्चर से। और वो कब अमेंड किया जाएगा, जब हमारे पार्लियामेंट में उसकी क्या होनी चाहिए, एक स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए। और दूसरी बात यहां पर ये है कि हम आधा जो यानी कि जो आधा यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर से आधे लोगों से डिस्कस करके चलेंगे कि वो उसके फेवर में है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स उसमें होनी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसमें यह भी बताया गया है कि इफ वन आर द सम ऑफ द ऑल द रिमेनिंग स्टेट्स नो एक्शन ऑन द बिल, यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है इफ वन, उसमें से कोई भी एक स्टेट और सम ऑफ द ऑल द रिमेनिंग स्टेट्स, यानी कि जो बचे हुए स्टेट्स हैं, टेक नो एक्शन, कोई भी एक्शन नहीं लेता है ऑन द बिल, उसके बिल के ऊपर, इट डज नॉट मैटर, उसका ये मैटर नहीं, इसका मतलब ये नहीं निकाला जाएगा द मोमेंट हाफ ऑफ द स्टेट गिव देयर कंसेंट, उसका मतलब ये नहीं निकाला जाएगा कि जो स्टेट है अपना कंसेंट दे दिया है, द फॉर्मेलिटी ऑफ इज कंप्लीटेड, उसकी जो फॉर्मेलिटी उसकी पूर्ण तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। देयर इज नो टाइम लिमिट, कोई भी यानी कि टाइम लिमिट नहीं होगी, ठीक है, जिसके बीच में कहा जाए कि विच द स्टेट शुड गिव देयर कंसेंट, की वो स्टेट जो है अपना यानी कि बिल को कंसेंट देगा ही देगा ना, नहीं ऐसा हो सकता है। द फॉलोइंग प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय दिस वे, यानी कि कौन से प्रोविजन जो है इसके द्वारा अमेंड किए जा सकते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा, मैं बताने जा रहा हूं एक एक को, और उसको अपने दिमाग में घुमाइएगा। क्या मतलब है, पहला बोलता है कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, यानी कि इस ये जो यानी कि जो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट है एंड द कंसेंट ऑफ द स्टेट, उसके द्वारा यानी कि ये जो मेजोरिटी लाई जाती है, इसमें यानी कि क्या कर सकते हैं, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन दोबारा कराएंगे, मतलब किसी प्रेसिडेंट को महाभियोग के द्वारा हटाया गया है, फिर बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं कि दोबारा से एक नया प्रेसिडेंट ला रहे हैं, तो उसके इलेक्शन के बारे में अगर बात की जाएगी, या कोई दोबारा है मतलब किसी का टेन्योर पूरा हो चुका है और प्रेसिडेंट हम लाना चाह रहे हैं, तो भी हम लोग यानी कि स्टेट से डिस्कस करके चलेंगे, ठीक है। तो उसमें भी यानी कि तुमने ये सुना होगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यानी कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में यानी कि वोटिंग कराई जाती है, तब जाकर क्या होता है, एक प्रेसिडेंट बनता है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसका एक कोरम बनाया जाता है जिसके द्वारा वो बन के आता है, उसका वेटेज निकाला जाता है,
मैंने अगले लेक्चर जब मैं प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाऊंगा उसमें कैसा उसका वोट होता है, एक कोलोजियम सिस्टम जो बनाया जाता है उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे अभी जजेस के लिए यानी कि कोई कोलोजियम सिस्टम नहीं है, लेकिन सॉरी मुझे इतना एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है यही है। और प्रेसिडेंट को कोलिजियम सिस्टम के द्वारा ही यानी कि चुना जाता है, जिसको मैं कोरम बोल के चलता हूँ, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो केंद्र एवं राज्य की कार्यकारिणी की शक्तियां का विस्तार, कहने का मतलब हम लोग बढ़ा सकते हैं। एक्सटेंड क्या, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट, हम यूनियन की और यानी स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको बढ़ा सकते हैं, जो यानी कि रूल एंड रेगुलेशन को बनाती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब तीसरी बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या यानी कि प्रावधान होने चाहिए, वो भी इसके अंदर आते हैं, और हाई कोर्ट में क्या इसके प्रावधान होने चाहिए। फिर उसके बाद आती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, लेजिस्लेटिव पावर का, ठीक है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यानी कि किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करके चल रहे हैं, किसके, लेजिस्लेटिव पावर्स का बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, यानी कि हम स्टेट और यानी कि यूनियन और द स्टेट के अंदर यानी कि किस तरीके से हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, पावर का, लेजिस्लेटिव पावर का, उसके बारे में भी हम लोग यानी कि एक स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द यानी पार्लियामेंट विद कंसेंट ऑफ द स्टेट, ऐसी मेजोरिटी लेकर आते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा 5 नंबर पॉइंट है वो बोलता है क्या, उसको ध्यान से सुनिएगा, कि गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस काउंसिल, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद का यानी कि जो पूरा प्रावधान है उसमें भी यानी कि कुछ दखलंदाजी किसके द्वारा की जा सकती है, एक स्पेशल मेजोरिटी, जिसमें हम लोग स्टेट के साथ कंसल्ट करके चलेंगे, जो थर्ड टाइप ऑफ द यानी कि मेजोरिटी है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो बात आ रही है कि एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, जो 7th शेड्यूल में हमारी जो लिस्ट कोई भी लिस्ट आती है उसके बारे में हम लोग प्रावधान इसमें चेंज कर सकते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द यानी कि एक स्पेशल मेजोरिटी जो लाई जाती है, सिंपल मेजोरिटी, उसमें हम लोग किसकी बात करी थी हमने उसमें यानी कि बात करी थी सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स के बारे में बात की थी। और यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, खाली 7th शेड्यूल की, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात आ रही है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट में किसी स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है और किस स्तर से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें क्या क्या प्रावधान को चेंज करना चाहिए, किस किस एक्ट को किस तरीके से लाना चाहिए, तो ये सभी यानी कि हमारा थर्ड टाइप की मेजोरिटी जो उसके अंतर्गत लाया जाता है। पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पावर है पार्लियामेंट के पास टू अमेंड करने के लिए किसी कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, वो जो प्रोसीजर है 368 में लेकर चलता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द अमेंडमेंट प्रोसीजर, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आखिरकार जो हमारा संविधान है उसको अमेंड किया जा सकता है, जो अमेंडमेंट करने का जो प्रोसीजर है उसके ऊपर कुछ आलोचकों ने अपनी आलोचना दर्शाई है, उसके बारे में बात करेंगे। क्रिटिक्स का मतलब होता है कि आलोचक। आलोचकों ने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि जो आलोचक है उन्होंने क्रिटिसाइज किया अमेंडमेंट प्रोसीजर, जो अमेंडमेंट हो रहा है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या अमेंडमेंट प्रोसीजर है उसके बारे में, ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, किसके स्टेज पर। पहला ये बोलता है कि देयर इज नो प्रोविजन, यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है फॉर द स्पेशल बॉडी लाइक द कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, जैसे यानी कि उन्होंने कहा कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को स्पेशली हम लोग मेजोरिटी में आ जाते हैं और हम लोग यानी कि चेंज कर देते हैं। लेकिन जैसे यूएसए में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, जैसे यूएसए में एक बॉडी बनी है अमेंडमेंट के लिए, वैसा हमारे इंडिया में नहीं है, तो ऐसा बोला। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर द अमेंडमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ऐसी कोई ऐसी असेंबली नहीं है जहां पर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें, ऐसी कोई असेंबली हमारे यहाँ नहीं है, जैसे हम लोग यूएसए में बात करते हैं किसकी, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के लिए। द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट एंड ओनली इन अ फ्यू केसेस इन द स्टेट लेजिस्लेचर, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, मतलब संवैधानिक जो शक्ति है, वो अधिकतर यानी कि पार्लियामेंट के हाथों में है, और कुछ हद तक यानी कि उसे देखने को मिलता है कि स्टेट का जो यानी कि मतलब लेजिस्लेचर है उसके अंदर देखने को मिलता है। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि द पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पार्लियामेंट, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो पावर है टू इनिशिएट करके चलती है किसका, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लाइज करती है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है।
हेंस अगर देखा जाए अनलाइक इन यूएसए की तरह ना देखा जाए तो स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट बी इनिशिएटेड बाय ए बिल, कोई भी स्टेट जो यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर है वो कोई बिल पारित नहीं कर पाएगा, और ए प्रपोजल फॉर द अमेंडिंग, उसको अमेंड भी नहीं कर पाएगा एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ द पासिंग द रेजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट, जब तक वो यानी कि वो रिक्वेस्ट पार्लियामेंट को नहीं कहती कि ऐसा ये जो बिल है इसमें यानी कि कुछ अमेंडमेंट किया जाना चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट किया जाना चाहिए, वो खाली एक रिक्वेस्ट कर सकती है, ना कि उसे एबोल्यूशन कर सकती है। तो क्रिएशन ऑफ द एबोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेचर काउंसिल इन द स्टेट ये देखने को मिलता है। हियर आल्सो द पार्लियामेंट कैन आइदर अप्रूव और डिसअप्रूव सच अ रेजोल्यूशन में नॉट टेक एनी एक्शन ऑन इट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकती है कि किसी भी मतलब किसी भी बिल पर उसे अप्रूव कर सकती है या डिसअप्रूव कर सकती है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, ऐसा कुछ इसके बारे में आलोचकों ने बताया। तीसरा पॉइंट क्या बताया गया यहाँ पर है, उसको ध्यान से समझिएगा। उसने ये बताया, एक मिनट, तीसरा पॉइंट ये बता के चलता है कि मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंड बाय द पार्लियामेंट, बहुत बड़ा पार्ट जो है वो अमेंड किया गया है, ठीक है, किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, अलोन आइदर द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द सिंपल मेजोरिटी, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर कोई स्पेशल मेजोरिटी नहीं लाई जाए, इसका कोई जरूरत नहीं है, भाई सिंपल मेजोरिटी के द्वारा ही बहुत बड़ा पार्ट यानी कि अमेंड किया जा सकता है, ऐसा आलोचकों ने बोला। ओनली अ फ्यू केसेस, कुछ ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहां कंसेंट किया जाता है खाली यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर से रिक्वायर होता है बड़े स्तर पर खाली, बाकी अधिकतर तो यानी कि अमेंडमेंट ये लोग खुद ही कर लेते हैं। ऑन ओनली हाफ ऑफ देम, उनमें से कुछ ही हैं, वाइल इन द केस जैसे यूएसए में, खाली यूएसए में जैसा यानी कि कुछ केसेस देखने को मिलते हैं वही खाली तरीक से इंडिया में देखने को मिलते हैं। 3/4 ऑफ द स्टेट, यानी कि यूएसए में अगर देखा जाए तो यहाँ यानी कि 3/4 यानी कि मैं अगर बोलूं 3/4 यानी कि मेजोरिटी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ क्या चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो ये ऐसा प्रावधान इसने उन्होंने बताया है अपने बारे में। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब अ टाइम फ्रेम विद इन विच द स्टेट लेजिस्लेचर शुड रेटिफाई और रिजेक्ट अमेंडमेंट सबमिट टू देम। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब ये प्रिस्क्राइब करके नहीं चल रहा है कि कितना टाइम होना चाहिए जिसके अंदर यानी कोई फ्रेम क्रिएट किया जाना चाहिए जिसके टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है शुड रेटिफाई करके आना चाहिए, किसी अमेंडमेंट को रिजेक्ट करे या सेलेक्ट करे, सबमिट टू देम, उसको यानी कि सबमिट करना चाहिए। और दूसरी बात ये बता के चलता है आल्सो it is silent on the issue whether the state can withdraw their approval after the according to the same। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि साइलेंटली तरीके से, इट इज साइलेंट यानी कि बहुत ही विनम्र पूर्वक है कि ऑन इशू कि वेदर स्टेट जो है यानी कि स्टेट जो है वो क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, अप्रूव कर सकता है आफ्टर अकॉर्डिंग टू देम, यानी कि उसको यानी कि पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग यानी कि चलेगा वो, ठीक है। अगला क्या है, फिफ्थ पॉइंट ये बोल के चलता है क्या, उसको समझिएगा। फिफ्थ पॉइंट ये बोलता है there is no provision for the holding a joint sitting of both houses of the parliament if there is a deadlock over the passage of a constitutional amendment bill। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी संविधान के संशोधन अधिनियम के संदर्भ में जो गतिरोध हो तो संसद के दोनों सदनों की बैठक का कोई प्रावधान नहीं है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात, ऑन द अदर हैंड अ प्रोविजन फॉर द ज्वाइंट सिटिंग इज मेड इन केस ऑफ एन ऑर्डिनरी बिल। कहने का मतलब यहाँ पर यह है अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो यानी कि साधारण विधेयक के लिए मुद्दे पर संयुक्त बैठक की आहूत की जा सकती है, मतलब साधारण बिल पर हम लोग ला सकते हैं, और यानी कि एक डेडलॉक के ओवर अगर देखा जाए तो हम लोग यानी कि एक ज्वाइंट सिटिंग नहीं बैठा सकते हैं। ये भी एक उन्होंने आलोचना की है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद क्या कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ द अमेंडमेंट इज सिमिलर। कहने का मतलब द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट यानी कि जो प्रोसेस है किसका अमेंडमेंट करने का, इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए legislative process except for the special majority the constitutional amendment bill are to be passed by a parliament in the same way as the ordinary bills। कहने का मतलब यहाँ पर संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें जो विधानमंडलीय प्रक्रिया के समान है, ठीक है, जो संशोधन की प्रक्रिया विधानमंडलीय प्रक्रिया के समान, ये बात मान के चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि केवल विशेष बहुमत वाले जो मामले हैं कि अतिरिक्त संविधान में संशोधन को यानी कि संसद से उसी तरह पारित कराया जा सकेगा जैसे साधारण विधेयक पार किया जाता है। मतलब मैंने अभी बताया ना कि जो यानी कि
ऑर्डिनरी बिल है उनको जैसे पार किया जाएगा, वैसे ही साधारण विधेयक को भी पार, सॉरी लेजिस्लेटिव जो क्या बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी ऑफ यानी कि किसके लिए है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए है, फॉर पास यानी कि पार्लियामेंट, तो उसी तरीके से ऑर्डिनरी बिल को भी साधारण तरीके से पास किया जाएगा। लास्ट पॉइंट है उसको ध्यान में रखिएगा, क्या है वो कि द प्रोविजन जो रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट procedure are to strike, hence they have a wide scope of the taking the matter to the judiciary। कहने का मतलब यहाँ पर है संशोधन की जो प्रक्रिया है से संबंध व्यवस्था और बहुत से जैसे अपर्याप्त है, ठीक है, और अतः इन्हें न्यायपालिका को संदर्भित के क्षेत्र में व्यापक अवसर होते हैं। कहने का मतलब कि द प्रोविजन रिलेट करके चलते हैं टू द अमेंडमेंट, क्या अमेंडमेंट होना है, ठीक है, तो प्रोसीजर आर टू स्ट्राइकी, बहुत स्ट्राइकी होती है, हेंस दे लीव ए वाइड, एक बड़ी लीव लेते हैं वाइड स्तर पर, बड़े स्कोप के लिए, फॉर टेकिंग द मैटर टू द जुडिशरी, वो जुडिशरी के पास वो मैटर जाता है। मैंने कोशिश करी है इस लेक्चर को अच्छे तरीके से डिलीवर करने की, अगर इसमें कोई कमी रहेगी तो मुझे माफ करना, क्योंकि मैं जहां तक उम्मीद होती है मेरी, मैं देखो जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ उस तरीके से मुझे लगता है कि यूट्यूब पर बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ वहां पर लोग आते हैं बड़ा बड़ा मोटा मोटा चीजें यानी कि लाकर और आपके सामने एक्सप्लेन करके निकल जाते हैं। मैं पूरी बुक को लेकर आता हूँ, हर एक टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग 4 से 5 रीडिंग करता हूँ, तब जाकर मैं ये लेक्चर आपके सामने लेकर आता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको लेकर लेक्चर पसंद आया होगा, कुछ कमी हो तो मुझे माफ करिएगा, जितना हो सके उतना लाइक करिए, शेयर कीजिए, यही मेरी एक फीस होती है आपसे। थैंक यू।